हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा, क्योंकि आज संडे है 29 ऑफ जून। तो आज के सेशन में हम 23 से लेकर 29 जून तक के टॉप 25 करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, सारे इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्मुज स्ट्रेट किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? हार्मुज स्ट्रेट या जलडमरू मध्य की बात करें तो यह आपस में कनेक्ट करता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। अगर हम मैप पर देखें तो ईरान के दक्षिण में यह आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। मैप को बड़ा कर देता हूं। यह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, पर्शियन गल्फ और इधर से गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को यह कनेक्ट करता है। अभी यह सुर्खियों में इसलिए रहा था क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मिडनाइट हमर। और इसके आधार पर अमेरिका ने क्या किया कि ईरान के 3 न्यूक्लियर कमांड पर अटैक किया था। अब क्योंकि ये स्टेट जो है वो ईरान के कंट्रोल में है, तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उस वक्त बंद कर दिया था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल का 20 से 30% जो है वो यहीं से सप्लाई होता है, इसी स्टेट से। दुनिया का लगभग 1/3 एलपीजी का ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है। इंडिया में हम 85% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उसमें से भी 45 से 50% तक जो हमारा क्रूड ऑयल आता है वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, हार्मुज स्ट्रेट से। तो ये सुर्खियों में था, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये आपस में कनेक्ट करता है, ईरान के दक्षिण में, ईरान के कंट्रोल में है। सेकंड क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नया ब्लड ग्रुप का क्या नाम है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसने एक नए ब्लड ग्रुप को मान्यता दी है और इसको नाम दिया गया है ईएमएम नेगेटिव। एक्चुअल में जो नया ब्लड ग्रुप खोला गया ना, उसमें जो नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है उसमें ईएमएम जो एंटीजन होता है वो देखने को नहीं मिला है। बाकी सभी जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें ईएमएम एंटीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें देखने को नहीं मिला, इसलिए इसको नाम दिया गया ईएमएम नेगेटिव। एक्चुअल में हुआ क्या था कि फ्रांस की एक महिला है, वैसे फ्रांस का एक द्वीप कैरेबियन समूह में देखने को मिलता है, ग्वेडेलोप आइलैंड। यहां की एक महिला रहती है यहां पर, जो कि 2011 में कभी फ्रांस की यात्रा पर आई होगी, तो पेरिस में उनका ब्लड टेस्ट किया गया। अब वो ब्लड टेस्ट उस वक्त एक नई प्रकार की उसमें एंटीबॉडी देखने को मिली, जो कि नॉर्मल ब्लड में देखने को नहीं मिलती। अब उस वक्त इतने इक्विपमेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसको सेव कर लिया गया। अब फाइनली उसमें यह डिटेक्ट किया गया है कि भैया उसमें ईएमएम जो एंटीजन है वो नहीं है, जो कि हर ब्लड में देखने को मिलता है। इसलिए इसको एक नया ब्लड नाम दिया गया है, ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है ईएमएम नेगेटिव, या फिर इसे ग्वाडा नेगेटिव के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि महिला जिस आइलैंड की रहने वाली थी वो है ग्वाडेलोप आइलैंड, और ये है तो कैरिबियन सी में, लेकिन ये ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की। तो यहां की महिला का ब्लड ग्रुप है, दुनिया की एकमात्र यही महिला है जिनका यह नया ब्लड ग्रुप देखने को मिला है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने इस नए ब्लड ग्रुप को हाल ही में मान्यता दी है। टेस्ट के दौरान उस वक्त पता चला था कि ब्लड में एक नया एंटीबॉडी मिला है, एक ऐसा जो कि भाई दूसरे ब्लड ग्रुप में नहीं है। अब 2025 में फाइनली एक नए ब्लड ग्रुप के रूप में इसे पहचाना जा रहा है, क्योंकि ईएमएम एंटीजन इसमें नहीं है, तो इसको नाम दिया गया ईएमएम नेगेटिव ब्लड ग्रुप। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? किस देश में पीस सबसे ज्यादा है, इस आधार पर रैंक किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक या फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स में। 2025 में यह अभी जारी किया गया और इसमें इंडिया को 115 रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर जब यह इंडेक्स आया था तब इंडिया की रैंक 116 थी, मतलब केवल एक रैंक की ही हमारी सुधार हुई है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अब क्वेश्चन यह भी आता है एग्जाम में कि जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को हर साल। इस बार 163 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया। इंडिया की रैंक 115 आई है और 2024 में हमारी रैंक 116 थी। सबसे टॉप पर इस इंडेक्स में रखा गया आइसलैंड को, 2008 से यह लगातार टॉप पे आ रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और सबसे नीचे रखा गया है रशिया को 163 रैंक पर।
टॉप 3 में आइसलैंड पहला, आयरलैंड दूसरा, न्यूजीलैंड तीसरा। इंडिया की नेबर कंट्रीज में भूटान 21, नेपाल 76, श्रीलंका 97, चाइना की 98 रैंक है, बांग्लादेश की 123, म्यांमार 153 और अफगानिस्तान 158। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे इंडियन बने हैं शुभांशु शुक्ला। एक प्राइवेट मिशन को अमेरिका से लॉन्च किया गया है, एक्सियोम 4 मिशन। 25 जून 2025 को यह लॉन्च किया गया था। 4 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसके माध्यम से भेजा गया, जिसमें से एक इंडियन है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, मिशन के लॉन्च होने के बाद राकेश शर्मा 1984 में इंडियन एस्ट्रोनॉट है, जो कि इंडिया से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, और अब अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। ये यूपी से आते हैं, लखनऊ से। इंडियन एयरफोर्स में टेस्ट पायलट के रूप में ये कार्यरत है। गगनयान मिशन, जो कि भारत का मानव युक्त मिशन होगा, 2027 में इसको लॉन्च किया जाने वाला है, उसमें भी 2 लोगों के साथ शुभांशु शुक्ला को भेजा जाने वाला है। तो भारत के गगनयान मिशन में भी इनको भेजा जाएगा अंतरिक्ष में 2027 में। अभी इसरो इस पे काम कर रहा है, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। 2027 तक संभावना है कि गगनयान मिशन को हम भेज दें। लेकिन अभी हम बात करते हैं एक्सियोम 4 मिशन की। तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है एक्सियोम स्पेस, और इसके अलावा नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, इन तीनों ने साथ में मिलकर लॉन्च किया है एक्सियोम मिशन 4 को। 25 जून 2025 को यह लॉन्च किया गया। इसमें स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का यूज किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले इसके माध्यम से दूसरे इंडियन बने हैं शुभांशु शुक्ला। डन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है और ये काफी समय तक ये क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए जीएस का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको जीएस के 4 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स से। सिविल सर्विसेज और वनडे एग्जाम दोनों के लिए ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अभी आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर लीजिए। ठीक है, और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो। आगे आएंगे, हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? भारत में हर साल अंबुबाची का मेला आयोजित किया जाता है असम राज्य में। असम में एक मंदिर बहुत फेमस है, भारत के शक्तिपीठों में गिना जाता है, कामाख्या देवी मंदिर। यहां पर हर साल 4 दिन तक एक मेला चलता है, इसे कहा जाता है अंबुबाची मेला। इस साल ये 22 जून को शुरू हुआ था और 26 जून तक ये आयोजित किया गया। आयोजन असमिया महीने के आहार में मनाया जाता है। अब अगर हम हिंदू कैलेंडर में देखें तो ये जून के मंथ में पड़ेगा। हर साल 4 दिन तक मेला चलता है और 4 दिन मंदिर के गेट बंद रहते हैं। शुरू के 3 दिन बंद रहते हैं, चौथे दिन फिर सफाई के बाद गेट को खोला जाता है। तो ये अंबुबाची का मेला कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है भारत के असम राज्य में। कितने दिन चलता है? 4 दिन। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा बिहार के नवादा में। बिहार के नवादा जिले में पर्टिकुलर एक प्लेस है जिसका नाम है रजौली। यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। जो हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने हाल ही में इसे अनाउंस किया है। और यह न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत। इसी साल 2025-26 का जो यूनियन बजट था उसमें अनाउंस किया गया था न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को, भारत में न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अब बिहार में इस मिशन के तहत यह पहला प्लांट होगा। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उनसे छोटे होते हैं, ज्यादा सेफ होते हैं और लागत भी कम आती है। तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाया जा रहा है बिहार के नवादा जिले में, बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट।
इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2800 मेगावाट होगी। 4 यूनिट यहां पर बनाई जाएगी, हर यूनिट की विद्युत उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट की होने वाली है। विवादित बनका चेरला परियोजना किस राज्य में स्थित है? बनका चेरला प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य में विवादित है, यह हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश राज्य में। एक्चुअल में हुआ यह है कि आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है कि वो आंध्र प्रदेश के बनका चेरला नाम के प्लेस पर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहां पर गोदावरी पर एक रिजर्वायर बनाएगा और यहां से गोदावरी का सरप्लस जो पानी है वो कृष्णा और पेन्ना रिवर में भेजा जाएगा। इसका तेलंगाना विरोध करता है क्योंकि तेलंगाना का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहली चीज तो ये इंटर स्टेट रिवर है, तो सेंट्रल की परमिशन लेनी चाहिए जो आंध्र प्रदेश ने नहीं ली है। उसके अलावा गोदावरी जो जल विवाद प्राधिकरण है, दो नदी जो इंटर स्टेट नदियां बहती है ना, उसके लिए ऐसे प्राधिकरण बनते, तो गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण से इसकी परमिशन लेनी चाहिए थी क्योंकि वो ये मामला देखती है और आंध्र प्रदेश ने ये परमिशन नहीं ली है। इसीलिए बनका चेरला, जिसे गोदावरी बनका चेरला लिंक के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य में विवादित परियोजना है। गोदावरी नदी पर रिजर्वायर कहां बन रहा है या प्रोजेक्ट किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का यह प्रोजेक्ट है। ओटावा संधि को छोड़ने की घोषणा किस देश ने की है? ओटावा संधि एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत यह अनाउंस किया गया था सदस्य देशों के मध्य में कि भाई हम जो लैंड माइंस होती है जो कि लोगों के खिलाफ यूज की जाती है ना, दुश्मनों के खिलाफ लगा दी, अब कोई उसके ऊपर अगर आ जाता है, पैर रख देता है तो वो उड़ जाएगा, तो ऐसी लैंड माइंस का ना तो यूज करेंगे, ना बनाएंगे, ना ही एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये ओटावा ट्रीटी थी। अब इसको छोड़ा है फिनलैंड ने, यूरोपीय देश है और यूरोप का 5वां ऐसा देश बन गया है फिनलैंड जिसने ओटावा संधि से बाहर होने की घोषणा की है। ओटावा की पार्लियामेंट में अभी एक बिल लाया गया था, 200 में से 157 वोट इस पक्ष में गिरे हैं कि हम ओटावा एग्रीमेंट को छोड़ रहे हैं। ऑफिशियली छोड़ दिया गया, बाहर निकल गया है। बाहर निकलने वाला इस संधि से 5वां यूरोपीय देश फिनलैंड बना है। ओटावा कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी है, एंटी पर्सनल लैंड माइंस, लोगों के खिलाफ जो यूज की जाती है, ना तो उसका प्रोडक्शन करेंगे, ना यूज करेंगे, ना ही उसको किसी को ट्रांसफर करेंगे, ये डील हुई थी। लेकिन अब रशिया, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन पर इसने आक्रमण किया है और अब रशिया से काफी देशों को डर है, तो धीरे धीरे यूरोप के देश ओटावा कन्वेंशन से बाहर हो रहे हैं ताकि अपनी सरहदों की रक्षा कर पाए। ओटावा कन्वेंशन 1999 में लागू किया गया था। 165 कंट्रीज इसके मेंबर है, यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान, इन्होंने इस कन्वेंशन में कभी मेंबरशिप नहीं ली है। थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? थाईलैंड में किया गया। यहां पर इंडिया ने टोटल 27 मेडल अपने नाम किए। इस चैंपियनशिप में इंडिया का यह अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है। 17 से लेकर 22 जून तक थाईलैंड में एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की गई। 27 मेडल हमने जीते, 4 गोल्ड, 10 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। सबसे पहली बार इस चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी 2004 में। 2025 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको किस देश ने कितना अच्छा अचीव किया है, कितनी अच्छी उसके लिए पॉलिसीज बनाई हैं, कितने अच्छे प्रयास कर रहा है, उस आधार पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो रिपोर्ट है उसको जारी किया जाता है। 2025 में अभी ये रिपोर्ट आई और इसमें इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने के मामले में 99th रैंक पर रखा गया है। पहली बार इंडिया इस इंडेक्स में टॉप 100 के अंदर आया है। ठीक है, तो जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यह हर साल इस इंडेक्स को जारी करती है। 2025 में इंडिया की 99th रैंक है, पहली बार टॉप 100 में इंडिया आया है। 2024 में इंडिया को 109वीं रैंक पर रखा गया था। 193 देशों को इस इंडेक्स में रैंक किया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं।
इस इंडेक्स में पहले नंबर पर फिनलैंड, सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर रहा डेनमार्क। इंडिया नेबर कंट्रीज में इंडिया तो हो गया 99, चाइना 49, यूएसए की भी देख लो 44 है, भूटान 74, नेपाल 85, बांग्लादेश 114, पाकिस्तान 140, श्रीलंका 93 और मालदीव है 53 नंबर पर। निम्नलिखित राज्यों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें उन्होंने भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की है। फुल फंक्शनल लिटरेसी रेट, एक ऐसा रेट जिसमें 15 साल से ऊपर जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है ना, वो लिखना और पढ़ना जानती है। इसके अलावा उनको लीगल मामलों में भी जानकारी हो। इसके अलावा डिजिटल मामले भी उनको पता हो, डिजिटली भी चीजों को वो एक्सेस कर पाते हो। तो इस आधार पर इस लिटरेसी को देखा जाता है फुल फंक्शनल लिटरेसी। अगर कोई भी राज्य 95% से ज्यादा उसकी 15 साल के ऊपर की पॉपुलेशन ऐसा लक्ष्य हासिल कर लेती है तो उसको फुल फंक्शनल लिटरेसी वाला स्टेट घोषित किया जाता है। तो मई 2025 में पहली बार ये लक्ष्य मिजोरम ने प्राप्त किया था, पहला मिजोरम हो गया। फिर मई के एंड में ये गोवा ने प्राप्त किया दूसरा, और अभी ये त्रिपुरा ने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। तो अगर हम मिलाएं तो तीसरे नंबर वाला पहले पे था, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। ठीक है, आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो 23 जून 2025 को त्रिपुरा फुली फंक्शनल लिटरेसी स्टेट बन गया है। भारत का तीसरा ऐसा राज्य जिसने ये लिटरेसी का लक्ष्य प्राप्त किया है। इसके पहले ये लक्ष्य मिजोरम और गोवा राज्य ने प्राप्त किए थे। त्रिपुरा की लिटरेसी रेट है 95.6%। अब होता क्या है फुल फंक्शनल लिटरेसी रेट, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। सलखन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? सलखन फॉसिल्स पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में इसको जगह दी गई है। ये फॉसिल्स पार्क हमको देखने को मिलता है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। एक फॉसिल्स पार्क है उत्तर प्रदेश में, जो कैमूर पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, वहां पर एक सेंचुरी है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके पास में सलखन फॉसिल्स पार्क देखने को मिलता है। लगभग 25 हेक्टेयर एरिया में यह फैला हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि दुनिया के सबसे पुराने और पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड फॉसिल्स साइट में से एक मानी जाती है। यहां पर जो जीवाश्म के साक्ष्य ना, वो 140 करोड़ साल पुराने, जब पृथ्वी पर पहली बार वायुमंडल में ऑक्सीजन आई होगी ना, उस वक्त का ये टाइम पीरियड है। 140 करोड़ साल पुराना फॉसिल्स यहां पर देखने को मिला है। ये जो फॉसिल्स हैं, इन फॉसिल्स में स्ट्रोमोमेटोलाइट्स शामिल है, जो कि साइनोबैक्टीरिया के समूह के द्वारा बनाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया मतलब नीले या हरे रंग के जो शैवाल होते हैं ना, उनके समूह के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो ऐसे हमको काफी सारे जीवाश्म देखने को मिले हैं सलखन फॉसिल्स पार्क में, और यह देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल किसकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पहले तो यह कि हर साल कब मनाया जाता है, तो यह 29 जून को मनाया जाता है, मतलब यह आज मनाया जा रहा है। और यह मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि पर। पीसी महालनोबिस, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था कोलकाता में। भारत में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। एक इंडियन साइंटिस्ट और बहुत ही फेमस सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस, इनका जन्म दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2007 में मनाया गया था। इसकी थीम है 2025 की तो नहीं आई, लेकिन 2024 में यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग 2024 की थीम है। पीसी महालनोबिस को 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं के जन्म तिथि के रूप में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे को मनाया जाता है। 27 जून को प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा उत्सव किसे समर्पित है?
तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि ओडिशा के पुरी जगन्नाथ में आयोजित की जाती है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र या बलराम और सुभद्रा, इन तीनों के लिए यह रथ यात्रा है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ वहां पर विराजमान है और बलराम और सुभद्रा, ठीक है, इन तीनों की यात्रा आयोजित की जाती है पूरी जगन्नाथ में। बहुत ही फेमस है। इस साल 27 जून को यह शुरू हुई और 8 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। आयोजित की जाती है आषाढ़ माह में, जो कि जून के मिड के बाद शुरू होता है और जुलाई तक चलता है, जुलाई के मिड तक। तो जून जुलाई महीने में चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। तीनों देवता रथ में बैठकर जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर जाते हैं गुंडी चीरा, जो कि उनके मामा का घर है, वहां तक की यह रथ यात्रा होती है, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर की। इसे गुंडीचा मंदिर भी कहा जाता है। तो गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा जाती है। यहां पर जो रथ यात्रा है ना, तीनों रथों के अलग अलग नाम हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। पीला या लाल रंग का ये इनका रथ होता है भगवान जगन्नाथ का। बलराम जी की बात करें तो ताल ध्वज इनके रथ को कहा जाता है, लाल और हरे रंग का रथ होता है। और देवी सुभद्रा का जो रथ होता है उसे दर्प दलन या पद्म रथ के नाम से जाना जाता है। काला या नीला कलर इसमें यूज किया जाता है। स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में 2035 तक सदस्य देशों को जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। तो नाटो का हाल ही में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नीदरलैंड के द हेग में, और यहां पर यह अनाउंस किया गया है कि नाटो के सदस्य देश जो 32 मेंबर कंट्री है वो 2035 तक अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस सेक्टर में खर्च करेगी। अभी तक ये जो सीमा थी वो 2% की थी। 2014 में डिसाइड किया गया था कि नाटो के सदस्य देश अपनी जीडीपी का 2% खर्च करेंगे रक्षा क्षेत्र में, लेकिन अब 2035 तक इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5%। नाटो के सदस्य देशों को डिफेंस सेक्टर में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इस 5% में से 3.5% जो जीडीपी का हिस्सा है वो ट्रेडिशनल डिफेंस सेक्टर में, जैसे हथियार खरीदना, हथियार प्रणाली है ना, सेना पर, और 1.5% जीडीपी का साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री मॉडिफिकेशन के लिए जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके लिए, और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? पेरिस डायमंड लीग 2025 का गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, इंडियन जेवलिन थ्रोअर। डायमंड लीग जो कि एक ट्रैक और फील्ड कंपटीशन की एक पूरी सीरीज है, उसके एक हिस्से के रूप में पेरिस डायमंड लीग का आयोजन किया जाता है। 2025 की इस लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीता। इसमें इन्होंने जर्मनी के जूलियन वेबर को हराया है, जिन्होंने 87.88 मीटर का भाला फेंका है और सिल्वर मेडल जीता है। तो पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता का 8वां फेज है, 15 फेज टोटल होने हैं, 8वां फेज है। सबसे पहली बार ये 1999 में शुरू किया गया था, फ्रांस के पेरिस में ये आयोजित किया जाता है। डायमंड लीग में आपको बता ही चुका हूं, साल भर चलने वाली ट्रैक और फील्ड कंपटीशन की एक सीरीज है। 15 चरणों में यह आयोजित की जा रही है। 2010 में पहली बार डायमंड लीग की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका आयोजन करवाता है और इसमें टोटल जो फाइनल खेला जाएगा 15वां चरण वो स्विट्जरलैंड के जुरिक में आयोजित किया जाएगा। टोटल 32 इवेंट इसमें खेले जाते हैं। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम दिया गया? 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है इस साल नई दिल्ली में, भारत में। इसके अभी हाल ही में मैस्कॉट घोषित किया गया है और यह मैस्कॉट है विराज। ठीक है, विराज मैस्कॉट घोषित किया गया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। हाथी का एक आप बोल सकते हैं कि प्रतीक है विराज। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया था, एक तो मैस्कॉट भी लॉन्च किया और इसके अलावा लोगो भी लॉन्च किया है। एशिया में चौथी बार ही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसके पहले कतर, यूएई और जापान में हो चुका है और अब चौथी बार ये इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है,
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ये 12वां एडिशन होगा इंडिया में। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। आपको ये पता होना चाहिए कि कंगना रनावत को 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत की पहली योग नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून को। उसके बाद भारत की पहली योग नीति को अनाउंस किया है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड भारत की पहली योगा पॉलिसी को अपनाने वाला राज्य है, पहला राज्य जिसने अपने यहां पर योगा पॉलिसी को अपनाया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगा पॉलिसी की घोषणा की। इसमें देखिए उत्तराखंड को ग्लोबल वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। योगा सेंटर खोलने पर 20 लाख तक की सब्सिडी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। योगा मेडिटेशन की रिसर्च के लिए 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति या संस्था को। तो इस तरीके से भारत की पहली योगा पॉलिसी को लॉन्च करने वाला स्टेट हो गया है उत्तराखंड राज्य। 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे था, उस दिन जो भारत का मेन योगा कार्यक्रम है वो विशाखापट्टनम में हुआ था और यहां पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल मनाया जाता है 23 जून को। अच्छा, क्या हुआ था? 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था 1894 में, 1894 में। इस दिन को याद करने के लिए, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। इस साल 2025 में लेट्स मूव इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम है 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज करने वाली, गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है। 23 जून 1894 में स्थापना की गई स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान में आईओसी की प्रेसिडेंट के पद पर है, जो कि जी बॉम्बे देश से आती है। हाल ही में ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा की, ये किस खेल से संबंधित है? ललित उपाध्याय भारत की बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर है, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेलों से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, उस टीम में फॉरवर्ड पोजीशन के खिलाड़ी हैं ललित उपाध्याय। इन्होंने हॉकी खेलों से रिटायरमेंट लिया है। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा 2021 में। कॉन्वेक्स 3 अभ्यास का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? कॉन्वेक्स 3 एक एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया गया परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए। जैसे अभी वर्ल्ड के देशों के मध्य में युद्ध हो रहे हैं, जैसे ईरान न्यूक्लियर बना रहा था तो उस पर अटैक कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री है, दोनों के मध्य में युद्ध हुआ है ना, उधर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ऐसी कंडीशन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी दिन न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन से निपटने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और रोमानिया ने मिलकर कॉन्वेक्स 3 एक्सरसाइज का आयोजन किया है रोमानिया में। उद्देश्य क्या है? परमाणु आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में यहां पर एक्सरसाइज की गई है। ठीक है। तो भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। आयोजन कहां किया गया? रोमानिया में। ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी संस्था है कि जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए। तो इसके द्वारा ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है कि जो केमिकल्स और ऐसा वेस्ट होता है उसके बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इसके प्रति अवेयर करना, प्रदूषण को रोकना। यह उद्देश्य ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन को बनाए जाने का। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसे जून 2025 में बनाया है। वैसे इसके लिए प्रस्ताव 2022 में ला चुके थे, लेकिन अब फाइनली इसको बनाया गया।
कटारागामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? कटारागामा एसाला महोत्सव यह मनाया जाता है श्रीलंका में। श्रीलंका के एक पर्टिकुलर कटारागामा नाम के रीजन या प्लेस में यह बनाया जाता है, इसीलिए इसे कटारागामा पेराहेरा के नाम से जाना जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कटारागामा टाउन में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम तीनों ही धर्म के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। तीनों ही धर्म के लोग अपने अपने धर्म की मान्यता को देखते हुए, उनका जो भी रिलीजन बिलीफ है उसके आधार पर कटारागामा एसारा फेस्टिवल को मनाते हैं। ये श्रीलंका में आयोजित किया जाता है। श्रीलंका में 400 से 500 किलोमीटर की ये पद यात्रा के लिए भी ये काफी फेमस है। इस साल ये 26 जून को मनाया गया और 10 से 15 दिन तक ये चलता है। श्रीलंका के कटारागामा में आयोजित किया जाता है। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो ब्रांड फाइनेंस ने ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग को हाल ही में जारी किया। इसमें इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन के उभरा है टाटा ग्रुप। इस इंडेक्स में रैंकिंग में टॉप 100 इंडियन कंपनियों को शामिल किया गया और बताया गया कि भारत की टॉप 100 जो कंपनीज है उनकी कंबाइंड ब्रांड वैल्यू 236.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वर्तमान में। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है टाटा ग्रुप, जिसकी ब्रांड वैल्यू है 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरे नंबर पर आता है इन्फोसिस 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। थर्ड पर आता है एचडीएफसी बैंक 14.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और फोर्थ पर आता है एलआईसी इंडिया 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड इंडिया का कौन सा है, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये टाटा ग्रुप है 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री क्षेत्रीय एनबीएफसी कंपनी कौन बनी है? इंडिया की पहली समुद्री क्षेत्रीय एनबीएफसी कंपनी बनी है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए एनबीएफसी कंपनी क्या होती है, इन्हें कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऐसी कंपनी जो कि बैंक नहीं होती लेकिन बैंक के कुछ काम करने का इसको आरबीआई से लाइसेंस मिल जाता है, तो यह होती है एनबीएफसी। ये कंपनियां लोन दे सकती है, इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकती है जैसे इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, लेकिन ये सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती, डिपॉजिटरी अकाउंट नहीं खोल सकती, चेकबुक इशू नहीं कर सकती। तो पूरे बैंकिंग काम नहीं करती लेकिन बैंक के आधे काम कर सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो कि मरीन सेक्टर में है ना, या फिर समुद्री क्षेत्रीय पहली एनबीएफसी कंपनी बनी है, तो ये सागरमाला। ठीक है, अब इससे क्या होगा, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या करेगी कि सागर के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी, जैसे कोई शिप बनाने वाली कंपनी है, जो पोर्ट का मैनेजमेंट करने वाली कोई कंपनी है ना, अदर ऐसी कोई कंपनी जो कि पोर्ट या फिर समुद्र से रिलेटेड कुछ काम करती है, जैसे शिपिंग कंपनी हो गई है ना, तो ऐसी कंपनियों को लोन देने का, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने का काम कर सकती है, लोन दे सकती है, इन्वेस्टमेंट के लिए उनके लिए काम कर सकती है। तो समुद्र क्षेत्रीय पहली एनबीएफसी बनी है कौन? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आरबीआई से इसको एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह मिनी रत्न कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर कंपनी है और आरबीआई से अब इसको मिला है एनबीएफसी का लाइसेंस। डन। तो यहां पर 23 से लेकर 29 जून तक के हमारे सभी करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में समझा है। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जीएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।